स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। सबसे पहले तो एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग, मतलब हर दिन आप अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे तरह के चेंजेस हो रहे हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस, और हो सकता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस या एक से ज़्यादा एक चीज़ें मतलब हो रही हो या इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, यानी हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको कहें कि आप चीनी डाल दीजिए किसमें, पानी में, ताकि ठंडा कुछ बन जाए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। अब उसने क्या बोला, अगर आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एक चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। उसी तरह से अगर आपकी दही बनती है किस में से, मिल्क में से, तो वो भी एक तरह का चेंज है। समटाइम मिल्क बिकम्स सार, कई बार क्या होता है जो दूध होता है वो ठंडा हो जाता है। सारिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, यानी कि मिल्क का खट्टा होना वो भी एक चेंज है, और जो आपका रबर बैंड होता है जब वो स्ट्रेच होता है वो भी अपने आप में एक चेंज है। अब उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। अपने आसपास एक लिस्ट बनाइए चीज़ों की जो आपने अपने आसपास देखी हों। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं किस किस तरह के। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। ये दो तरह के चेंजेस आपके आसपास होते हैं। नाउ फिजिकल चेंजेस। Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. यानी कि आप एक पीस ऑफ पेपर को कट करो, कितने में? 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लीजिए। उसके बाद हर एक स्क्वायर पीस को आप फिर से दोबारा 4 पीसेस में कट कर लो। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल, उसके बाद आप इन पीसेस को एक टेबल पे रखो, तो ताकि क्या हो कि जो पीसेस की शेप है वो वापस वैसी हो जाए जैसी जो एक्चुअल ओरिजिनल पेपर की शेप थी। Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there is a change in the property of the paper. ठीक है, आप उसको अगर साथ में रख देते हो तो आप दोबारा उसको पहले जैसा नहीं बना सकते, बट वो पूछ रहा है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी यानी पेपर जिस तरह का है उसमें कोई चेंजेस आए हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। अपने आसपास जो भी, जैसे क्लास में आप होते हो तो उसमें चॉक डस्ट होती है, आप उसको उठाइए और अपने आसपास देखिए चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ एड अ लिटिल वाटर टू एडजस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब उसने क्या बोला कि आप उन चॉक के पीसेस को छोटा छोटा करिए, उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप उसमें पानी डाल लीजिए। रोल इट इन टू द शेप ऑफ पीसेज ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। उसके बाद दोबारा आप उसको एक चॉक के पीसेज में क्या कर लीजिए, एक रोल बना दीजिए उस चूरे का और पानी का मिला के, और उसको सूखने दीजिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो क्या आपको ये मिल गया दोबारा से? नाउ टेक सम आइस इन अ ग्लास or plastic tumbler, melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. देखो बहुत छोटी सी बात है, उसने क्या बोला कि थोड़ी सी आइस लीजिए, ठीक है, किसके अंदर, एक प्लास्टिक टम्बलर के अंदर, कुछ को मेल्ट कर दीजिए, और उसमें क्या करिए, आप किस तरह से मेल्ट करेंगे, उसको सन में रख के, टम्बलर को सन में रख के। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या है, आइस और वाटर का मिक्सचर है जिसमें थोड़ी सी आइस भी है और थोड़ा सा वाटर भी है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आप क्या करेंगे, आप उस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख लेंगे। मतलब कि अब देखिए क्या करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब वापस जहाँ पे क्या, जैसे कि फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर अगर आप नमक डालोगे ना वो बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को जमाने में हेल्प करता है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। बेसिकली आपने क्या किया, आपने पानी आइस को पिघलाया पानी में, उसके बाद आपने दोबारा उसको उसी फॉर्म में करने की कोशिश करी, तो वो पूछ रहा है कि जो वाटर था क्या वो दोबारा सॉलिड आइस में हो गया। ठीक है, ये बहुत ईजी सी चीज़ थी। नाउ वी विल मूव ऑन। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको एक मिनट मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यहाँ से हम इसको दोबारा से देखते हैं।
नाउ एक्टिविटी 6.4 में क्या है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आप थोड़ा सा पानी लेंगे, कंटेनर में आप बॉयल करेंगे। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। आप क्या देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी स्टीम है जो वाटर की सरफेस पे से राइज कर रही है, जा रही है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। अब देखो क्या करोगे आप एक इन्वर्टेड पैन, मतलब पैन को ना, जैसे कि पैन ऐसे है तो उल्टा करके उसको थोड़ा सा उल्टा करके आप रख के देखोगे, और किसके ऊपर, समझ लो यहाँ से पानी आ रहा है तो आपने उसके ऊपर करके देखा, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब आप क्या करोगे, आप पेन की इनर सरफेस को ऑब्जर्व करोगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। तो क्या आप वहाँ पे कोई वाटर की ड्रॉपलेट्स देख पा रहे हो, क्या आप इस सरफेस, इनर सरफेस पे देख पा रहे हो कुछ बूंदे पानी की, वो ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद है नाउ, यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्टिविटी 6.5 पे, ठीक है। एक्टिविटी 6.5 में हमें क्या करना है, होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। आप टोंग्स होते हैं जो पकड़ होती है, उससे आप ब्लेड को लेंगे जो बहुत गर्म है, ठीक है। नाउ इस पे ऊपर लिखा भी है कि जब आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आग का काम होता है, हीट का काम होता है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। यानी कि एक साइड से तो आपने पकड़ रखा है ब्लेड को, और एक साइड पे आप उसको, समझ लीजिए आपकी ये यहाँ पे फ्लेम है तो एक साइड पे आप उसको रखेंगे, ये ब्लेड हो गई आपकी, ठीक है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब आप कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। जब आपने उसको इतनी देर फ्लेम पे रखा तो क्या ब्लेड की टिप का कलर चेंज हुआ, ये जो कलर यहाँ पर है क्या वो चेंज हुआ। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप्स वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। आप उस ब्लेड को दोबारा से फ्लेम पे से इसको हटा लेंगे और आप दोबारा से उसको देखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब बहुत इजी सा है, अब क्या करेंगे, रिमूव द टिप, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, और उसके बाद आपने लिखा ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन। नाउ अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। डज इट गेट बैक टू इट ओरिजिनल कलर। तो क्या वो अपने ओरिजिनल कलर पे चला गया, ठीक है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। यानी कि जो हमने पहले एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो चॉक थी, ठीक है, या फिर जो पेपर था, उनके साइज में चेंजेस आए थे, ठीक है। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4, यानी कि 6.3 एंड 6.4 में क्या हुआ, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्स ऑफ ब्लेड चेंज कलर्ड ऑन हीटिंग। देखो तीनों में आप डिफरेंस देखिए, पहले वाली एक्टिविटी में उनका क्या हुआ था, शेप में चेंज आया था, इस वाले में स्टेट में चेंज आया है, और 6.5 में क्या आया है, कलर में चेंज आया है। तीनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, 6.5 में कलर में चेंजेस है, एक में स्टेट में चेंज आया, एक में कलर में चेंज आया, और एक में उसके साइज में चेंज आया, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं आगे। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें शेप में, साइज में और कलर में डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, physical properties. A change in which a substance undergo a change in its physical property is called a physical change. यानी कि अगर उसके साइज में, कलर में और उसके स्टेट में चेंज आता है तो हम बोलते हैं कि ये कौन सा चेंज है, तो हम बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। इन फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। और एक और क्वालिटी क्या होती है कि ये रिवर्सेबल होता है, क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये भी याद रखना है कि नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद है लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हमें दूसरे तरह का चेंज देखना है, दैट इज chemical change. That is chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. Chemical change का एक बहुत ही अच्छा example है rusting of iron. So chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. मतलब कि एक चेंज जिसको क्या होता है, आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। जब क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाती है, और अगर आप एक आयरन के पीस को खुले में छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर बन जाती है।
ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है। Iron gates of parks or farmland, iron benches kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted। मतलब कोई भी चीज़ जो किससे बनी है, हर चीज़ जो आयरन से बनी है वो अगर आप खुले में रखोगे तो क्या होगा, वो रस्ट होना लगना शुरू हो जाएगी। At home you must have seen shovels and spade getting rusted when exposed to the, मतलब घर पे भी आप देखते होंगे कि जब आप शोबल्स और स्पेड्स को छोड़ देते हो तो धीरे धीरे उनमें रस लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है। नाउ एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, खुले में छोड़ोगे तो मोस्टली जंग लगती है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। अगर आप घर में भी एक तवे को छोड़ दोगे तो क्या होगा, उस पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, वो डिफरेंट है उस आयरन से जिसके ऊपर वो डिपॉजिट होती है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। यानी कि कुछ चेंजेस और हैं जिनको आप कंसिडर करिए जब क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टीचर करके दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा डेंजरस है, इसमें फायर यूज होगी। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक के लिए मत दिखिए। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। और टीचर को, ये बच्चों को एडवाइज करना चाहिए कि वो बहुत टाइम तक बर्निंग रिबन को ना देखें। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि एक पतली सी स्ट्रिप लीजिए, किसकी, मैग्नीशियम के रिबन की। उसको टिप पे से क्लीन करिए, कहाँ से, सैंड पेपर से। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और आप उस टिप को कहाँ ले आइए, कैंडल फ्लेम के पास ले आइए। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जब आप उसको बर्न करते हो वो एक वाइट लाइट से बर्न होता है। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे, यस। तो ये इस तरह से बर्न होगा और क्या होगा कि वो दिखा रहा है कि लाइट के साथ बर्न होगा। When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash। जब वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो वो पीछे कुछ ऐश छोड़ जाता है, जिसे कहते हैं ना, कुछ थोड़ा सा सब्सटेंस पीछे छोड़ जाता है। Does the ash look like the magnesium ribbon? जो ऐश है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रही है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि जो चेंज हुआ है, जो मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हुआ है, बर्न हुआ है, उसके बाद उसने क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। The equations here are different from those in mathematics. An equation of this kind, the arrow implies becomes। यहाँ पे ये जो arrow है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये arrow आपको शो कर रहा है कि कुछ चीज़ बन रही है, becomes। तो मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो ये है ऑक्सीजन फ्लेम की वजह से जो आई है, उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। यानी कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। नाउ जो ऐश बर्न करने के बाद बनी थी, आप उसे कलेक्ट करो, उसको मिक्स करो, किसके साथ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। स्टिर द मिक्सचर वेल, आप उसके बाद उस मिक्सचर को अच्छे से अच्छे तरीके से मिलाइए, किस में, पानी में। देखो ऐश थी, ठीक है, उसको पानी के साथ मिलाइए और उसके बाद लिखा है टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद आप उस मिक्सचर को ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद है डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। यानी कि जो मिक्सचर है क्या वो बाद में रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है या फिर वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिस। इसके बेसिस पे आप क्या बताओगे कि जो जिसमें ऐश आपने मिलाई वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है। ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। जब आपने ऐश को वाटर में मिलाया तो क्या हुआ, एक नई चीज़ बनी। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया इसलिए वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया।
Now, as you have already learned in the chapter 5th, magnesium hydroxide is a base. अब हमें ये पता लगाना था कि बेसिकली था क्या वो. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा है बेस है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑन मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना आपका किसके बर्न होने से, मैग्नीशियम के बर्न होने से. और ये क्या है, बेसिक है. ठीक है. Now let's move on to the next form, that is यहाँ पे है एक्टिविटी 6.7. ठीक है, आपको एक्टिविटी कराएंगे टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. अगेन बिकॉज बर्निंग वाली चीज़ें हैं, थोड़ा टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है, तो हम इसको टीचर्स इसको शो करेंगे, आप जहाँ भी देखेंगे उसको. डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है थोड़ा सा, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर विद अ ग्लास टम्बलर और बीकर. यानी कि आपने क्या किया, पानी में किसको मिलाया, कॉपर सल्फेट को. ठीक है, आपने उसको पानी में मिला दिया. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन. पानी में मिलाने के बाद उसके अंदर आपने डाल दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. अब अगर आप उसके अंदर यानी कि कॉपर सल्फेट को आप क्या डालते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड, देखो पहले तो आपने उसको पानी में डाला, उसके बाद आपने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वो कह रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलना चाहिए. ठीक है. सेव उसके बाद है सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल. जो भी सैंपल है आप उसको सॉल्यूशन को एक छोटे से ग्लास बॉटल में सेव करेंगे. ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. यानी कि अब आप इसके अंदर क्या डालेंगे, नेल डालेंगे. और अगर नेल नहीं है, मतलब ये नेल का मतलब क्या होता है, जो पिन होती है ना छोटी सी, वो पिन आप डालेंगे, या फिर आप एक शेविंग ब्लेड भी डाल सकते हैं जो शेव करने के लिए यूज़ होती है. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. अब आधे घंटे के लिए वेट करिए. उसके बाद आप सॉल्यूशन का कलर देखिए. देखो पहले जो सॉल्यूशन था वो किस कलर का था, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन था. अब वो कह रहा है कि अब आप वेट करो और ऑब्जर्व करो कलर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ यहाँ पे लिखा है डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या आपको कोई चेंज लग रहा है, कोई चेंज आप देख पा रहे हैं. टेक आउट द नेल और द ब्लेड. अब ब्लेड को निकाल लीजिए, या फिर नेल जो भी आपने डाला है उसको निकाल लो. हैज़ इट्स चेंज इन एनी वे. क्या वो चेंज हुआ है. द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. तो जो ये चेंज जो भी आया है कलर में, वो किस वजह से आया है, क्योंकि रिएक्शन हुआ है किसके बीच में, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हुआ है. द चेंज ऑफ, यहाँ पे आते हैं, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. किससे क्या कलर बना, ब्लू से ग्रीन बना. और क्यों बना, आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से बना. ठीक है. उसके बाद है द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. अब आप देखेंगे जो आपकी नेल है, यानी जो भी पिन डाली है, ब्लेड डाली है, उसके ऊपर क्या हो गया है, ब्राउन डिपॉजिट आ गया है. वो किस वजह से है, वो कॉपर की वजह से है. Another new substance. We can write the reaction as copper sulfate solution, iron sulfate solution plus copper brown deposit. यानी कि जब आपने, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल डाली तो क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन है कलर में, और साथ में कॉपर जो किस पे बन गई, जो आपके पास नेल थी उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो गया था. ठीक है. तो दैट वाज ऑल अबाउट योर कॉपर एंड iron reaction. Now we are going to move to next activity, that is activity 6.8. Take about a teaspoon of vinegar in a test tube. इसको थोड़ा कट कर दिया, दोबारा कर लेते हैं. हाँ, विनेगर लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. देखो विनेगर लिया, उसमें बेकिंग सोडा डाला. अब आप हिसिंग साउंड देंगे. हिसिंग साउंड मतलब जब आप कोक वगैरह खोलते हैं तो आप एक साउंड सुनते हैं, जैसे कि ऐसा वॉइस आ रही है, वो होता है हिसिंग साउंड. और आप देखेंगे कि बबल्स भी आ रहे हैं. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. अब देखो दो चीज़ें ली, विनेगर लिया, ठीक है, बेकिंग सोडा लिया, और उसको अब जो उसमें से गैस निकली आपने उसको लाइम वाटर से पास किया. ठीक है. नाउ द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज फॉलोज. चेंज कैसे होगा, देखो विनेगर जो एसिटिक एसिड था, बेकिंग सोडा, दोनों मिले तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस. जो ये CO2 है,
ये है जो हिसिंग साउंड है, जैसे कि झाग जैसे निकल रहे हैं, वो साउंड देता है। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। अब जो रिएक्शन उसके बीच में हुआ है वो कैसे हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया था, जो आपने दोनों चीज़ों को मिलाया था ऊपर, ठीक है, उसको जब लाइम वाटर से आप पास करते हैं ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं नीचे करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, जो आपका साउंड आ रहा है ना, मतलब जो CO2 निकल रही है, जो भी CO2 यहाँ से निकलेगी वो क्या करेगी, वो लाइम वाटर को, अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो इसको चेंज कर देगी, ठीक है। तो नाउ we will move on to next thing, that is carbon dioxide and lime water that will form calcium carbonate plus water. Now when carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed which make lime water milky. जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे पास हो रही है, लाइम वाटर से, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। ये आप याद कर लो, ये हमेशा काम आएगा कि आपका बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार दे रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। नाउ the turning of lime water into milky is a standard test for carbon dioxide. So standard test for carbon dioxide मतलब अगर मुझे चेक करना है कि किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगी, मैं ये देखूँगी जो लाइम वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो मिल्की होता जा रहा है। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. ये आप यूज़ करेंगे जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर पढ़ेंगे, कि कैसे जो एयर हम बाहर एक्सेल आउट करते हैं वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है। Now, in activity 6.6, 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. आपने देखा था कि कोई ना कोई नई चीज़ बन रही थी, ठीक है, आपने क्या देखा, कोई ना कोई नई चीज़ बन रही थी। तो जब भी हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यानी अब याद करते हैं क्या क्या था, ऐश तब बना था जब हमने एक्टिविटी 6.6 की बात की थी, ठीक है, और तब क्या बर्न किया था आपने, मैग्नीशियम को बर्न किया था। 6.7 एक्टिविटी में आपका क्या बना था, कॉपर सल्फेट और आयरन की वजह से क्या बना था, देखो द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, तो यहाँ पे भी एक नई चीज़ बनी थी, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो आपका कॉपर था वो शेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एक नई चीज़ बनी, वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। नाउ कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। क्या अब आप बता सकते हैं जो नई चीज़ फॉर्म हुई है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। दोबारा बता देती हूँ, एक ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस, ये उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ अवर फूड इन अवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, ये सब किसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं बेसिक एग्जांपल्स भी ले रही हूँ तो इसने डाइजेशन ऑफ फूड दिया, इसने राइपनिंग ऑफ फ्रूट दिया, फर्मेंटेशन दिया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergents, जो प्लास्टिक होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं, ये भी सब कैसे बनते हैं, chemical reaction से। They all form because of chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. जो भी चीज़ें बन रही हैं, कुछ भी नई चीज़ कोई भी अगर आइडेंटिफाई भी हो रही है तो वो इसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से, आपके केमिकल चेंजेस की वजह से या रिएक्शन की वजह से। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. हमने क्या देखा है कि जब भी एक केमिकल चेंज होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। In addition to new products, the following may accompany a chemical change. अगर हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट की, कि हम कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे कि पहला, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन
मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या फिर कोई और रेडिएशन है, या तो वो निकल रही है या फिर वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है, ठीक है। नाउ सेकेंड है साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। उसके बाद है अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, यानी कि आपकी क्या हो सकता है, एक चेंज हो सकता है स्मेल में, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, एक कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अ गैस में भी फॉर्म, एक गैस भी फॉर्म हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग देखी थी। बर्निंग ऑफ कोल वुड्स और लिव इज ऑल्सो केमिकल चेंज, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कोल बर्न होना, वुड और लीव्स, ये सब किसका पार्ट है, केमिकल चेंज का। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, जब भी क्या होगा, बर्निंग होगा, उसकी वजह से केमिकल चेंज फॉर्म होगा। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो आपकी बर्निंग है उसमें एक चीज़ और होती है, क्या, प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी सारी वो चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी और बनेंगी। उसके अलावा आपकी बर्निंग भी है जो डिटरमाइन करती है अबाउट दिस चेंज। So, explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. मतलब कि जब भी आप फायरवर्क बर्न करते हैं, या फिर फायरवर्क इन द सेंस जो आपके दिवाली पे पटाखे वगैरह जलते हैं, जब भी ये सब होता है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। वो कह रहा है कि आपको पता है कि ये सब क्या होता है, कि जब आप क्या कहते हैं, जब भी ऐसा एक्सप्लोजन होता है, हीट, लाइट, साउंड और कई अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, इसलिए आपको कहा जाता है कि फायरवर्क्स के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब खाना सड़ता है तो क्या होता है, एक गंदी सी स्मेल आती है, फूल स्मेल आती है, तो क्या हमें इस चेंज को एक केमिकल चेंज बोलना चाहिए? Now, you must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. उसने क्या बोला कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एक एप्पल होता है उसको हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो उसमें क्या आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, अगर उसको ढंग से कंज्यूम नहीं किया जाए इमीडिएटली। If you have not seen the change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप क्या करिए, एक फ्रेश स्लाइस को काटिए और उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद लिखा है रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि इस केस में जो भी चेंज आएगा, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस, वो किस वजह से होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन की वजह से वो चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद है आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस, तो क्या ये चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं हैं? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस, आपने क्या किया था, चैप्टर 5 के अंदर एक एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया था, ठीक है, मतलब कि एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिलाया तो वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए, सेम हो गए। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, वो पूछ रहा है कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है तो क्या वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद है अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मे हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, आपने किसके बारे में सुना होगा, ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन, ये हमें क्या करती हैं, बचाती हैं, किससे बचाती हैं, जो भी यहाँ पे क्या आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, ठीक है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है इस रेडिएशन को और वो क्या कर देती है, ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। वी कॉल द ब्रेकिंग ऑफ डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, मतलब कि अगर हम ये ओजोन ब्रेक हो रही है तो क्या हम उसको एक केमिकल चेंज बोलेंगे? इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, और अगर इसने बोला कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होंगी ओजोन से, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, अगर ये यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ये अर्थ सरफेस पे आएंगी एंड दे विल कॉज हार्म एंड डैमेज टू द लाइफ फॉर्म्स, किसको डैमेज करेंगी, जो भी यहाँ पे लाइफ हैं उनको डैमेज करेंगी यूवी रेडिएशंस।
ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन क्या करता है, एक नेचुरल शील्ड की तरह वर्क करता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है, किसके अगेंस्ट, रेडिएशन के अगेंस्ट, और वो कहाँ से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक बताया कि वो ज़रूरी है। नाउ we learned in chapter 1 that plant produce their food by a process called photosynthesis। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज। अब वो पूछ रहा है कि जो ये फोटोसिंथेसिस है क्या उसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं। पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। मतलब पहेली के अकॉर्डिंग अगर हम डाइजेशन की भी बात करें तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये कैसा चेंज है जो क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, दोबारा से देखिए, आयरन आर्टिकल्स को। इट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल, जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं। Since iron is used in making bridges, ships, car, truck, bodies and many other article। क्योंकि जो आयरन होता है, लोहा, वो इन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है। कैसी कैसी चीज़ें, ब्रिज, शिप्स, जो आपके कार्स होते हैं, ट्रक होते हैं, इन सब में यूज़ होता है। द मोमेंट्री लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, यानी कि मॉनिटरी लॉस, सॉरी नॉट मोमेंट्री लॉस, जो मॉनिटरी लॉस है वो रस्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमें बात करनी है कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रस्टिंग को, आयरन और ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, प्लस अगर थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है तो उससे रस्ट फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। दोबारा से देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है, फ्रॉम द एयर लिखा है इसमें, प्लस वाटर, मॉइस्चर के साथ क्या फॉर्म होती है, रस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नाउ फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि रस्टिंग हो रही है तो दो चीज़ें जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। नाउ इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, मतलब कि अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, गीलापन बहुत ज़्यादा है, किसमें, एयर में अगर ज़्यादा है, यानी इट मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर वो ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो क्या होगा, रस्टिंग बहुत फास्ट होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए, आप आयरन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और पानी के कांटेक्ट में ना आए, यानी कि एयर के कांटेक्ट में ना आए और पानी, गीलेपन के कांटेक्ट में ना आए। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और अगर आप एक पेंट और क्या कहते हैं ग्रीस की कोट लगा देंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और इनफैक्ट क्या होता है, ये जो कोट्स होती है ना, ये हम अप्लाई करते हैं रोज़ की रोज़, रेगुलरली हमें लगाते रहना चाहिए, रोज़ इन द सेंस रेगुलरली जब भी ज़रूरत है, ताकि रस्टिंग ना हो पाए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम जिंक ऑन आयरन। यानी कि एक और तरीका क्या है कि आप क्या करें, अनदर वे इज़ to deposit a layer of metal like chromium और zinc and on iron। यानी कि आप या तो क्रोमियम की लेयर या जिंक की लेयर किस पे लगा दोगे, आयरन पे लगा दोगे, तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट जहाँ पे लिखा है दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट। उसने बोला कि यही रीज़न है कि जो मेरी फ्रेंड है रीता, वो क्या करती रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि आयरन आर्टिकल बहुत जल्दी फास्ट मतलब उनमें जंग लगती है, क्योंकि वो कोस्ट के पास रहती है। अब कोस्ट के पास रहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई बताएगा मुझे। कोस्ट के पास यानी बीच एरिया के पास ऐसा क्या होता है, वहाँ पे जो एयर होती है ना, एयर के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है, वहाँ की एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी उनके अंदर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि अगर आप जिंक की लेयर लगा रहे हो आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब क्या होता है, जो आपके घर में आयरन के पाइप होते हैं, जो भी घर में यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर कैरी करते हैं एंड आर गैल्वेनाइज्ड, यानी कि उनको
गैल्वेनाइज किया जाता है, उनके ऊपर जिंक वगैरह की लेयर लगाई जाती है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं रस्टिंग के लिए। ठीक है, नाउ यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। हमें जो शिप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, और उसके एक पार्ट है जो हमेशा अंडर वाटर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो on the part above water also water drops keep clinging on the ship outer surface। यानी कि क्या होता है, जब शिप अगर पानी में है तो जो पानी का ऊपर का, यानी पानी ऊपर भी आके शिप के ऊपर लग जाता है, उसके ऊपर की सरफेस में भी पानी लग जाता है। Moreover, the water of the sea contain many salt। जो पानी होता है ना सी के अंदर, उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, और ये जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट बना देता है। ठीक है, किसकी वजह से फास्ट होता है, सॉल्ट की वजह से जो आपका रस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, जल्दी होने लग जाता है। देयरफॉर शिप सफर्स अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे इस सॉल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये जो आपके शिप्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। आप उनको कितना ही पेंट कर लो लेकिन हमेशा उनमें दे आर वेरी प्रोन टू डैमेज। ठीक है, सो मच दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। अब ये डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि आपका मोस्ट ऑफ द जितना भी शिप जो है ना वो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं हर साल। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट दे रखा है स्टेनलेस स्टील को देखिए। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। दोबारा से देखिए, इसको मैं बताती हूँ। स्टेनलेस स्टील को कैसे बनाया जाता है, आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। तो आपने आयरन के साथ इन चीज़ों को मिला दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, इट डज नॉट रस्ट। आपने आयरन के साथ और चीज़ों को मिला दिया, कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, इसकी वजह से इट डज नॉट रस्ट। तो ये एक और चीज़ हो गई जो अच्छी है, मतलब फ़ायदेमंद है, जो यूज़ होती है। तो इसलिए आपकी स्टील की जो प्लेट होती है घर के अंदर वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं वो ख़राब नहीं होती, उस पर रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या बना होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। हमारे बर्तन जो होते हैं डेली गीले होते हैं लेकिन रस्ट नहीं लगती बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, नाउ अब क्रिस्टलाइजेशन, just a minute। Crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of the sea water। कि salt को हमें कैसे मिलेगा salt, अगर हम sea water को evaporate कर लें। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly। आप इस तरह से salt को आपको मिल तो जाएगा लेकिन जो भी आप evaporation आपको salt मिलता है वो क्या होता है, प्योर नहीं होता, और उसकी जो शेप होती है क्रिस्टल्स की वो भी ढंग से नहीं दिखती। However, large crystals of pure substances, जो large crystals होते हैं किसके, प्योर सब्सटेंसेस के जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, यानी कि आप सॉल्यूशंस में से उनको बना सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि आपने उसके सॉल्यूशंस में से क्रिस्टल बना लिए, तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल हुआ, फिजिकल चेंज का। ठीक है, एक्टिविटी 6.9 दे रखी है, टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक पानी में एक कप में पानी लीजिए, ठीक है, एक बीकर के अंदर, यानी कि एक कप पानी एक बीकर में लो और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। यानी बीकर के अंदर एक कप पानी लो, उसके अंदर डालो कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। उसके बाद उस पानी को हीट करो। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। जब ये थोड़ा बॉयल होने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालिए और धीरे धीरे उसको मूव करिए। ठीक है, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। आप उसको तब तक करते रहिए, तब तक आप ऐड करते रहिए कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक कि क्या हो, कोई भी पाउडर नहीं बचे। नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व, जब तक और कोई भी पाउडर डिसॉल्व नहीं हो पाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, आप उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लो। अलाउ इट टू कूल, आप इसको कूल होने दो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है जब वो ठंडा हो रहा है, जैसा है वैसा रखे रहने दो। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, अब आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन को देखेंगे कुछ टाइम बाद। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना
ये है, उसने बोला है कि ये जो है ये क्या दिख रहा है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए वेट करिए, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब आपको क्योंकि पता चल चुका है कि फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस, अब अपने आसपास या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके आसपास देखने की कोशिश कीजिए कि फिजिकल चेंज कैसा होता है और केमिकल चेंज कैसा होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज से रिलेटेड, पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया है। जस्ट अ मिनट। सिक्स चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्लास 7th साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको 7th क्लास से रिलेटेड और चैप्टर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या फिर मेरे चैनल पे जाके 7th साइंस प्लेलिस्ट में देखिए। थैंक यू।